एंड इट कैन हैपन। कई बार ऐसा होता है इसके अंदर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फेरिंग्स इज नथिंग बट अ पैसेज जहां से आपका खाना पास होगा, राइट, एंड विल गेट इनटू द इसोफेगस। ये बड़े बड़े टर्म्स याद रखने की आपको जरूरत नहीं, याद रखना इट विल डायरेक्टली गेट इनटू द इसोफेगस। नाउ फेरिंग्स को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। फेरिंग्स को आप 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। आप एक होता है आपका नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। अब आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि जब आपका खाना पास हो रहा होता है ना फेरिंग्स से, तो नेजोफेरिंग्स के तो कांटेक्ट में वो आता ही नहीं कभी भी, वो बिल्कुल एकदम दूर होता है, वो एरिया आपका बिल्कुल दूर होता है। आपका खाना एक्चुअली पास हो रहा होता है फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। तो ये एक टर्म आपका यहाँ पे हो गया ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स, इसके पास में से आपका खाना पास होता है। सो लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर। सी, यहाँ पे आप देखो, जब ये खाना यहाँ पे खाया जा रहा है, तो पहले तो आप ढूंढो यहाँ पे कि आपका नेजोफेरिंग्स यहाँ पे क्या है। लेट मी शो यू ओवर हियर। नेजोफेरिंग्स कुछ यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे आएगा। अब नेजोफेरिंग्स का कोई खाने से कोई ज्यादा लाइक इट इज लाइक क्वाइट फार अपार्ट, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज इन अ क्लोज कनेक्शन विद द फूड, बहुत दूर है ये। और इसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा, मतलब ये खाना आपका वहां से पास नहीं हो रहा, मतलब उसके पास से जा नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे फूड पार्टिकल को, तो देखोगे आप नीचे कि आपका ओरोफेरिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, एंड यू ऑल्सो कैन सी लेरिंजोफेरिंग्स। तो ये जो दो आपके यहाँ पे फेरिंग्स हैं, जो आपका खाना पास होता है तो उनके पास से निकल के वो आपका जाता है ईसोफेगस के अंदर। आपको बस याद ये रखना है कि फेरिंग्स से आपका जो खाना है, जो आपका बोलस है, इट विल गेट इनटू द ईसोफेगस, और जब वो वहां पे जा रहा है देन इट क्रॉसेस द ओरोफेरिंग्स एंड द लेरिंजोफेरिंग्स। इन दोनों के पास से होते वो अंदर जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये किसके अंदर एक थोड़ी सी चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है। अब Pass through. इसके अलावा कोई चीज, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है। Now, swallowed food passes from the mouth into the oropharynx and the laryngopharynx, and then the muscular contraction of this area will help the propel food into the esophagus. ठीक है, अब esophagus में आपका खाना जाता है, लेकिन आपने अगर आप देखोगे ध्यान से, देन आपका जो ट्राइकिया होगा ना, ट्राइकिया, यू विल हैव अ ट्राइकिया ओवर देयर। ट्राइकिया के वहां पे आपका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ट्राइकिया के पहले आपको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको वहां पे दिखेगा, एंड दैट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर ग्लॉटिस। तो ट्राइकिया के पहले आपको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखता है वहां पे, जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे ग्लॉटिस, राइट। और जो ग्लॉटिस जो आपका यहाँ पे होगा, ग्लॉटिस के अंदर अगर खाना गया तो वो आपका जाएगा विंड पाइप के अंदर। ग्लॉटिस आपका वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अगर खाना जाता है देन इट विल एंड अप इनटू द विंड पाइप। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, का ये जो ग्लॉटिस वाला जो एरिया होगा, इसके ऊपर आपको मिलेगा एक कार्टिलेजियस कवरिंग। ये जो ग्लॉटिस वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होगा, इसके ऊपर मुझे देखने के लिए मिलेगा मेरा यहाँ पे कार्टिलेजियस कवरिंग। सो यू विल गेट टू सी ओवर हियर अ कार्टिलेजियस कवरिंग। कार्टिलेजियस कवरिंग, और ये कार्टिलेजियस कवरिंग को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एपिग्लॉटिस। Glottis. हाँ जी, इसको बोलेंगे हमारे यहाँ पे एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस यहाँ पे क्या करता है कि जब आप खाना खा रहे होते हो वो इसको कवर कर लेगा, इट विल फ्लैप डाउन। इसका ये जो फ्लैप होगा वो नीचे आ जाएगा और आपकी ग्लॉटिस को कवर कर लेगा, ताकि आपका खाना विंड पाइप के अंदर ना जाए, ताकि आपका जो खाना है यहाँ पे वो आपका विंड पाइप के अंदर नहीं जाए। ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपका ग्लॉटिस, जब आप खाना खा रहे होते हो, देखिए इसलिए कहा जाता है आपको कि जब आप खाना खा रहे हो आपको बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम पे क्या होता है, आप बातें कर रहे होते हो तब आपका ग्लॉटिस ओपन होता है और तब आपका एपिग्लॉटिस आपका ओपन रहेगा, तो काफी लाइकली चांस होता है कि आपका खाना यहाँ पे आ सकता है। अगर आपका खाना यहाँ पे अटकता है या इसके अंदर आता है, देन इट विल बी लाइक, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर खाना यहाँ पे पूरा अटक जाता है ना, देन इट कैन पॉसिबली बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, तो खाना यहाँ पे आना नहीं। जनरली क्या होता है, अगर खाने का थोड़ा पार्टिकल भी अगर उसके अंदर चला जाए ना, देन आप फटाफट खांसने लगते हो। आपकी बॉडी एक रिएक्शन देती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन देती है, आप खांसने लगते हो, एंड द फूड इज बीन थ्रोन आउट। ओके, सो दैट इज समथिंग योर बॉडी डज, बट यू हैव टू एंश्योर दैट, स्टिल यू हैव टू एंश्योर दैट कि आप जब खाना खा रहे हो, यू हैव टू एंश्योर दैट कि आप बातें ना करो, सब, ताकि खाना अंदर ना जाए। और यू हैव टू आल्सो एंश्योर दैट कि आपके फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे हो, ताकि उसे वो ब्लॉक ना कर सके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो बोलस है, जो आपका खाने का पार्टिकल है यहाँ पे, जब इसे स्वेलो करा जा रहा है,
यहाँ पे देखो आपका एपिग्लोटिस यहाँ पे बना के रखा हुआ इन लोगों ने, एपिग्लोटिस यहाँ पे बना हुआ है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बना हुआ है, राइट। ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, ये ग्लॉटिस वाले एरिया को यहाँ पे कवर करेगा। ये जो ग्लॉटिस वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है, इसको कवर कर लेगा जब आपका खाना पास हो रहा होगा इसोफेगस के अंदर। तो ये एक और चीज आपको याद रखनी है कि ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का यहाँ पे काम क्या होता है। सो ग्लॉटिस वाले एरिया को हम कवर करते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं, ताकि हमारा फूड उसके अंदर ना जाए, और एल्स फूड विल गेट इनसाइड द ट्राइकिया, जो आपकी रहेगी विंड पाइप। और अगर ऐसा कुछ होता है, दैट कुड बिकम अ मैटर ऑफ सीवियर कंसर्न। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। आफ्टर दिस, सो हमने यहाँ पे देख लिया, हमारा फेरिंक्स देख लिया, हमने देख लिया कि अब हमारा आएगा यहाँ पे इसोफेगस। तो जब भी मैं बात करता हूँ इसोफेगस की, याद रखना है आपको पहली चीज, दैट इसका लेंथ होगा आपका यहाँ पे अराउंड 25 सेंटीमीटर। ये है लेंथ आपके इसोफेगस का। सो इसोफेगस का लेंथ आपका यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका ट्राइकिया के पीछे है, दैट मींस ये आपका विंड पाइप के बिल्कुल पीछे लगा हुआ होगा। सो इसोफेगस इज समथिंग गोइंग टू बी बिहाइंड द ट्राइकिया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो आगे वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो आपका है ट्राइकिया। आगे वाला पार्ट जो आपका है यहाँ पे आएगा आपका ट्राइकिया, ठीक है। नीचे वाले एरिया में आपका यहाँ पे आएगा ट्राइकिया, और पीछे आपका होता है यहाँ पे आपका इसोफेगस। इन द बैक वाले एरिया के अंदर आपका होगा यहाँ पे इसोफेगस। तो ये याद रखना आपको कि ये आपका ट्राइकिया के पीछे आएगा। दिस कंपोनेंट यू कैन इग्नोर राइट नाउ, राइट। फंक्शन क्या होता है इसोफेगस का, ये याद रखना। इसोफेगस का एक सिंपल काम है यहाँ पे कि वो आपका जो खाना है उसे वो पुश करेगा इनटू द स्टमक। बेसिकली इट विल हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टुवर्ड्स द स्टमक। ये इसका काम होता है, ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। ये काम होगा मेरे इसोफेगस का, राइट। अब जब ये ट्रांसफर हो रहा है, ये होने के लिए कई बार क्या होता है, आपकी जो इसोफेगस की जो वॉल होती है, आपकी जो इसोफेगस की वॉल होती है, उसमें जो मसल होते हैं, दे अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, दे अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन किस चीज का, ऑफ द वॉल ऑफ इसोफेगस। अब ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, ये सिर्फ इसोफेगस की वॉल में नहीं होता है, ये पूरा आपके इंटेस्टाइन में होता है, राइट। ये इसोफेगस में भी होता है, स्टमक के अंदर भी होगा, इंटेस्टाइन के अंदर भी होगा। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो आपका हो रहा होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यू गेट टू सी इन योर जीआई ट्रैक। आपकी जीआई ट्रैक में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, ताकि आपका खाना आगे बढ़े, ताकि आपके अंदर जो खाना है, आपके जो जीआई ट्रैक में खाना है वो आगे बढ़े, उसके लिए आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। उसे हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जब आपका होता है, इसके लिए हम यहाँ पे एक मेडिकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू आपका जो खाना होगा वो ट्रेवल करते हुए आपका आएगा स्टमक के अंदर। इट विल कम इनटू योर स्टमक। आपका जो बोलस होगा, आपका जो खाना होगा वो स्टमक के अंदर आएगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको, दैट पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। इट इज नथिंग बट द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द जीआई ट्रैक। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द जीआई ट्रैक। यहाँ पे क्योंकि हम इसोफेगस की बात करें, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसोफेगस मेंशन कर रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग आई कैन फाइंड हैपनिंग इन द कंप्लीट जीआई ट्रैक, जिसके थ्रू आपका खाना आगे बढ़ सकता है। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी चीज रिपीट करने वाली हो तो प्लीज बता दीजिएगा कि रिपीट करना है, तो मैं रिपीट कर दूंगा। तो अभी हुआ क्या है कि आपका जो खाना है यहाँ पे वो आपका आ चुका है स्टमक के अंदर, दैट हैज एंटर्ड इनटू द स्टमक। नाउ व्हाट वी हैव टू सी ना, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। हम यहाँ पे देख लेते हैं, एंड देन विल अंडरस्टैंड कि स्टमक में हो क्या रहा है, स्टमक के अंदर क्या चीजें डाइजेस्ट हो रही है, क्या नहीं हो रही। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अभी तक याद रखना, अभी तक आपका सिर्फ स्टार्ट डाइजेस्ट हुआ है पार्शियली, वो भी 30%। आपका जो ब्रेकडाउन हुआ है वो स्टार्च का हुआ है माउथ पार्ट के अंदर, वो भी हुआ है सिर्फ 30%, और वो सारा खाना आपका आ चुका है स्टमक के अंदर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या माउथ पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो आंसर क्या होगा, यस या नो? No. No. Yes, No. sir. प्रोटीन का डाइजेशन माउथ पार्ट में नहीं होता, माउथ में होगा सिर्फ आपका स्टार्च का डाइजेशन, प्रोटीन का नहीं हो रहा। याद रखना, इसलिए याद रखो कि आपने जो पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी हमारे, वो सिर्फ स्टार्च पैक करा था, प्रोटीन की हमने कभी बात ही नहीं की थी। यू गेट सच क्वेश्चन, सो प्लीज रिमेंबर कि माउथ में सिर्फ आपका स्टार्च ही डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन नहीं होता।
सर तो भी- आरुषि कुछ पूछ रही है। हाँ जी बेटा बताइए। आरुषि कहना चाहते हैं कि सर फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है या रेस्पिरेटरी? नहीं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ द थिंग्स, इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ द सिस्टम, रेस्पिरेटरी भी और आपका योर डाइजेस्टिव सिस्टम भी, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ द कंपोनेंट, जीआई ट्रैक्ट एज वेल एज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में बस बात यह है कि जीआई ट्रैक्ट में आपका यहाँ पे नेजोफेरिंग्स इन्वॉल्व नहीं है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका नेजोफेरिंग्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बढ़िया रखना, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बोथ द सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट एज वेल एज माय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि बता सके कि कौन इन्वॉल्व हो रहा है जीआई के अंदर और कौन इन्वॉल्व होता है आपके उसके अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट योर स्टमक ओवर हियर। स्टमक की यहाँ पे बात करते हैं, इसको आराम से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि स्टमक का स्ट्रक्चर यहाँ पे है क्या। अगर आप स्टमक को ऑब्जर्व करते हो ना, इसको ध्यान से सुनना, ये वाला जो कंपोनेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। आपका ऊपर से खाना आ रहा है स्टमक के अंदर, सो यहाँ से आपका ईसोफेगस से खाना आपका नीचे आएगा, राइट। सो ये ऊपर से आपका आ रहा है खाना, मतलब यहाँ पे होगा आपका ईसोफेगस, ठीक है, और खाना आपका अंदर आ रहा है, राइट। ये जो एरिया बना हुआ है दैट इज माय स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है मेरा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी माय स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्लाइड को थोड़ा ध्यान से सुनना, हर एक स्लाइड वैसे ध्यान से सुननी होती है बट इस पर थोड़ा और ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि आपका जो स्टमक है उसका काम क्या होता है, ये डायरेक्शन में तो हेल्प करेगा बट इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन स्टोरेज। तो स्टमक के अंदर आप स्टोरेज भी करते हो खाने का, मतलब समझो अगर आप अभी खाना खा रहे हो तो आपका खाना इनिशियली स्टोर किया जाएगा कुछ घंटों के लिए इन द स्टमक एंड देन स्लोली वहां से आपका खाना आगे पुश किया जाएगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टमक इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेल नोन फॉर डायरेक्शन तो है ही, but it is also known for your storage as well. Second से stomach will play a very important role in your storage and digestion, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, it will play a role in your storage and digestion of food. अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। आपका जब खाना आता है स्टमक के अंदर, राइट, when the food enters into the stomach, what will happen ना, समझो खाना आपका यहाँ से एंटर किया और आ गया स्टमक के अंदर, राइट। एक बार खाना आपका यहाँ पे आ जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे एक वाल्व मिलेगा, देयर विल बी अ वाल्व ओवर हियर। यहाँ पे वाल्व मैं कह सकता हूँ या मैं उसे गेट भी कह सकता हूँ, राइट, फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक वाल्व मिलेगा मुझे जो गेट की तरह काम करेगा, राइट। अब इसका काम क्या होता है, समझो समझो आपने अपना खाना खा लिया, अगर आपने अभी भी 4 पराठे और चावल काफी अच्छे से खा लिया और अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे हेड स्टैंड करके बता दो, हेड स्टैंड करके बता दो, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप पैर हाथ नीचे रखोगे और अपना पैर ऊपर करोगे, मतलब आपका सर नीचे होगा और आपके पैर ऊपर होंगे, दैट्स योर हेड स्टैंड। अगर आप वो करोगे तो आपका खाना मुंह से बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा सब कुछ खाना आपके मुंह से बाहर आना चालू करेगा, वैसा नहीं होता, राइट। और वैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे होते हैं वाल्व, यू हैव सम गार्डिंग वाल्व्स ओवर हियर, जो एक बार खाना अंदर पहुंच गया इसे बंद कर देते हैं। वंस द फूड हैज गॉट इनसाइड द स्टमक, ये वाल्व आपके यहाँ पे हो जाएंगे बंद, और इस वाल्व को बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसोफेजियल स्पिंटर। सो इसोफेजियल स्पिंटर या इसोफेजियल वाल्व भी इसे हम बोल सकते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इट्स गोइंग टू बी GEL। सो इसोफेजियल स्पिंटर होता है किसके बीच में, इट विल बी बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक। क्या रखना, दिस वाल्व इज गोइंग टू बी बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टमक, इन दोनों के बीच में आपको ये वाल्व देखने के लिए मिल जाता है। और इसका काम ये होता है कि एक बार खाना स्टमक में आ गया देन उसको वापस इसोफेगस में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा बंद। ऐसा नहीं कि परमानेंटली बंद हो जाएगा, ये खुल भी सकता है बट वो टाइम के लिए इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि खाना वापस पीछे ना आए। इसलिए अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हेड स्टैंड लगा देते हो ना 2-4 खाना खाने के बाद भी, तो आपका खाने से बाहर आना नहीं चालू करता मुंह से, बिकॉज यू हैव दिस वाल्व ओवर देयर। क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर वो मीटिंग क्यों होती है? यस सर। एक सेकंड, आप कुछ पूछ रहे थे अच्छा वॉमिटिंग, हाँ वॉमिटिंग के टाइम पे खुल जाएगा, वॉमिटिंग के टाइम पे आपका खुल जाएगा, वॉमिटिंग के टाइम पे ये बिल्कुल आपका लाइक एक्सटेंड होके खुल जाएगा। इट इज अ मसल, एक्चुअली इट इज अ मसल ओवर देयर, और ये मसल आपको यहाँ पे गार्डिंग करना बंद कर देगी, राइट। इट वोंट क्लोज दैट पर्टिकुलर गेट, इट विल ओपन अप एंड तब आपका पूरा के पूरा खाना स्टमक से आपका ट्रेवल करते हुए ऊपर आएगा एंड देन यू विल प्यूक ऑल ओवर द प्लेस।
सो यस, ड्यूरिंग वॉमिटिंग ये ओपन हो जाता है, ट्रू। अब वॉमिटिंग आपकी आ सकती है इफ यू हैव सम काइंड ऑफ सिकनेस, अगर आपका कोई इन्फेक्शन है आपका तो आपको वॉमिटिंग आ सकती है। अगर आप बीमार हो, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यू कैन हैव दिस वॉमिटिंग। और एल्स यू कैन आल्सो हैव अ वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ द मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस से भी वॉमिटिंग आती है। मोशन सिकनेस आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा इस बारे में। कभी अगर हिमाचल में आप नोटिस करोगे तो हिमाचल के अंदर लाइक जो लोग बाहर से आते हैं ना, और जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो लोग बाहर से आके बस में ट्रैवल करते हैं उनको दिक्कत आती है। उनको कई बार दिक्कत आती है, शायद आपने कभी नोटिस किया भी होगा, ऑब्वियसली किया होगा ना कभी ना कभी। सो दे विल हैव दिस दिक्कत एंड उल्टी कर रहे होते हैं, राइट? एट टाइम्स आई हैव आल्सो सीन कि कंडक्टर उन्हें लाइक बैग्स दे रहा होता है सबको, लाइक पहले ही बैग्स दे रहा होता है कि अगर कुछ हो जाए देन प्लीज डू इट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो हाँ, मोशन सिकनेस के टाइम पे आपको उल्टियां आती है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्यों होता है वो अलग होता है यहाँ पे, राइट? अगर आपकी जीआई ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो तब भी आपको उल्टी आ सकती है, वो टाइम पे आपको उल्टी है क्योंकि आपका बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इट इज नॉट इन द स्टेट टू डाइजेस्ट द फूड एंड विल जस्ट थ्रो अप एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन द स्टमक, ठीक है? सो दैट इज वन थिंग। अच्छा, अब ये सुनो कि इसोफेजियल स्फिंक्टर या इसोफेजियल वाल्व क्या आपको यहाँ पे क्लियर है? ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ। Yes, राइट, Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी चीज यहाँ पे समझो, आपका यहाँ पे स्टमक खत्म होता है और यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आपके यहाँ पे चालू होता है। अब उसके पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टमक के यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं। द स्टमक इटसेल्फ इज बीन डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। कुछ पार्ट्स में स्टमक को यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया है, उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो एक पार्ट होता है आपका यहाँ पे कार्डियक स्टमक, जो आपका ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय कार्डियक स्टमक। फिर एक होता है आपका पार्ट जिसे हम कहते हैं फंडस, जो आपका एकदम ऊपर वाला जो एरिया यहाँ पे होगा उसे हम बोलेंगे फंडस। आपको इसका एग्जैक्ट रोल क्या होता है, यहाँ पे क्या रखा जाता है, ये सब आपको नहीं जानना। बस आपको ये चार जो एरियाज है वो आपको यहाँ पे इनकी लेबलिंग आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है? कार्डिया क्या रखना है आपको, फंडस याद रखना है। फिर होता है बॉडी। बॉडी इज द सेंटर पार्ट। जो सेंटर पार्ट रहेगा आपके स्टमक का, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर बॉडी। एंड देन यू हैव अ पाइलोरिक रीजन, और पाइलोरिक पार्ट वो आपका ये वाला एरिया होगा। ये वाला जो एरिया यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा पाइलोरिक रीजन। आई विल राइट ओवर इट, दिस इज कॉल्ड एज योर पाइलोरिक रीजन। मैं बस ये चाहता हूं कि आप इतना याद रखें कि जब मैं बोलूँ ना पाइलोरिक रीजन, तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज ऑन द लोअर साइड। आपको इतना मालूम रहना चाहिए कि यार वो नीचे के साइड पे आ रहा है पाइलोरिक वाला पार्ट। अगर मैं कहता हूँ कि कार्डियक फंडस, देन यू शुड नो कि यार ऊपर वाले साइड पे था और बॉडी जो था वो बीच में था। बस इतना चाहता हूँ कि आपको इतना याद रहे और कुछ नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या है कि जहां पे आपका जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे आपका जंक्शन होता है कि मेरा स्टमक खत्म हो रहा है और मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो रहा है, तो वहां पे भी मुझे यहाँ पे वाल्व देखने के लिए मिल जाएंगे। ओवर देयर आल्सो आई गेट टू सी सम वाल्व ओवर हियर एंड दोस वाल्व आर कॉल्ड एज माय पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे वाल्व देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाता है, and this can be called as your, I'm going to write them in green so that everything appears in green. This is something which is being called as your pyloric sphincter. So ये एक और वाल्व देखो, जितने भी वाल्व हम करेंगे वो आपको याद रखने हैं, कई बार इसके ऊपर बेस मैच द फॉलोइंग आ जाता है। So pyloric sphincter is something जो मिलेगा कहाँ पे, it will be between your stomach and your small intestine. It is between your stomach and your small intestine. इसके बीच में जो आपको वाल्व मिल रहा है उसे हम बोलते हैं हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये क्या करेगा ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टमक का काम होता है खाने को स्टोर करना, तो अगर मुझे खाने को स्टोर करना है तो ऊपर से भी आपको बंद करना पड़ेगा और नीचे से भी बंद करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर मुझे स्टमक के अंदर खाने को कुछ टाइम के लिए रखना है तो उसे ऊपर से भी बंद करना पड़ेगा, दिस वाल्व आल्सो हैज टू बी क्लोज, और नीचे वाला भी बंद करना पड़ेगा। अगर नीचे वाला खुला रहा तो सारा खाना नीचे चला जाएगा बिना कोई चीज के डाइजेस्ट हुए बगैर, और वो आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल आपका नहीं होता। सो प्लीज रखना, दिस वाल्व इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और ये क्या करता है कि जब स्टमक के अंदर खाना काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाता है ना, मतलब जो भी आपका पार्शियल डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, उसके बाद स्लोली आपका खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्लोली मतलब 3-3, 4-4 ml जितना खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चालू करता है, और तब ये खुलेगा, तब ये थोड़ा खुलेगा और खाने को आगे जाने देगा। तो मैं ये चाहता हूं कि इस पिक्चर के अंदर आपने दो वाल्व को याद रखना है, या दो स्फिंक्टर्स को आपको यहाँ पे याद रखना है। एक हो गया आपका यहाँ पे इसोफेजियल स्फिंक्टर और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर।
क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, पाइलोरिक पाइलोरिक वाला याद रखना कि ये आ कहाँ पर है, ये जो आपका गेट है ये आ कहाँ पर है, पहले आप ये देखना। पूजा आपका क्वेश्चन क्या, मैं देखता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट मिनट। सर स्टमक के अंदर ही फूड क्यों स्टोर होता है? सबसे बढ़िया जगह है ना वो स्टोर करने के लिए। इट्स अ लार्ज स्ट्रक्चर, लार्ज जे शेप स्ट्रक्चर जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। और उसके अलावा अगर कोई भी जगह आप देखोगे तो वहां पे आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। फेरिंग्स में आप कर नहीं सकते हैं, राइट। ईसोफेगस में आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में आप कर नहीं सकते, बिकॉज इंटेस्टाइन इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज मेड फॉर स्टोरेज। ओके, स्टमक तो ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा कि वहां पे आप स्टोर कर सकते हो, देख के ही लग रहा है इसके अंदर आप चीजों को स्टोर करके आप रख सकते हो। इट इज सच लार्ज स्ट्रक्चर जिसमें जो स्टोर करोगे और उसे आप वहां पे डाइजेस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा देखो, पाइलोरिक स्पिंटर जो आपका यहाँ पे है, पहले आपको याद रखना कि ये आ कहाँ पे रहा है, ये गेट, ये जो गेट है ये आता कहाँ पे है? इट इज बिटवीन द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड माई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जहां पे मेरा स्टमक खत्म होता है और मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होता है, वहां पे मुझे मिलेगा मेरा ये पाइलोरिक स्पिंटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वहां पे गेट, जो ऊपर गेट था ना यहाँ पे, वो नीचे एक गेट है, राइट। एंड इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि खाना आगे जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, और जब खाना थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद ही आगे जाए। ये काम करेगा मेरे यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंटर। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। आई होप पाइलोरिक स्पिंटर आपको यहाँ पे क्लियर है, Yes, राइट। sir. तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। उसके अलावा जो कुछ भी अभी यहाँ पे दिख रहा है मस्कुलर और ये सब, इसे फिलहाल इग्नोर करो, ये अभी काम का नहीं आपका, ये बाद में काम आएगा। सो फिलहाल बस ये चार चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, हम लोग समझेंगे कि स्टमक के अंदर डायरेक्शन कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी। जब हम बात करते हैं स्टमक की ना, तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्टमक वॉल की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टमक वॉल की, तो स्टमक वॉल से कई सारे एंजाइम स्टमक में रिलीज किए जाते हैं। तो स्टमक की जो वॉल होती है उसमें से कई सारे एंजाइम स्टमक के अंदर रिलीज किए जाएंगे। तो एक एक करके हम उन एंजाइम्स पे यहाँ पे लिखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या करते हैं, राइट। एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, तो विल सी दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट HCl एंड Castle intrinsic factor. Intrinsic factor ये आपके स्टमक में आएंगी फ्रॉम द वॉल। स्टमक के वॉल से ये कंटेंट आप स्टमक के अंदर रिलीज करोगे। HCl एंड Castle intrinsic factor, इन सब का रोल आपको पता चल जाएगा, सो बस आप वेट करो। सेकेंड चीज जो आपके यहाँ पे आ रही है वो आपका होगा यहाँ पे आपका पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन भी आपके स्टमक के वॉल में से आएगा, राइट। ये एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव कंडीशन में होता है। पेप्सिनोजन आपका एक एंजाइम है जो अभी फिलहाल है आपके यहाँ पे इनएक्टिव। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक प्रोरेनिन। एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन भी आपके यहाँ पे होता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एंजाइम इन इनएक्टिव फॉर्म। फिर आपका आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। देन यू विल हैव द गैस्ट्रिक लाइपेज भी आपका यहाँ पे आएगा। ये भी आपका एक एंजाइम है जो लिपिड पैक करेगा या फैट पैक करेगा, ठीक है। Then I can write something like my mucus. ये भी आपका स्टमक के वॉल से स्टमक के अंदर भेजा जाएगा। तो अभी इन चीजों को हम यहाँ पे आराम से समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या और इन्होंने करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो कि ये सारी चीजें आपकी आ रही है स्टमक के अंदर। कहां से आ रही है? स्टमक के वॉल में से। तो स्टमक के वॉल में क्या होगा? स्टमक के वॉल के अंदर कुछ सेल्स होंगे। स्टमक के वॉल्स के अंदर कुछ सेल्स होंगे और उन सेल्स के अंदर से ये सारा कंटेंट आ रहा है स्टमक के अंदर। ये चीज आप यहाँ पे समझ लो। सो अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू अगर आपको यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, तो समझो अगर आप यहाँ पे, मैं आपको एक स्टमक बना के दिखाता हूँ। तो अगर समझो ये मेरा यहाँ पे स्टमक है विच लुक्स मोर लाइक अ बैंगन। तो अगर ये आपके यहाँ पे स्टमक है तो इसके जो वॉल्स होंगे ना यहाँ पे, इसके वॉल्स के अंदर आपके यहाँ पे लगे होंगे सेल्स। अलग अलग साइड के यहाँ पे सेल्स लगे होंगे यहाँ पे, और ये सारे जो सेल्स होंगे वॉल के अंदर, ये अपना कंटेंट स्टमक के अंदर रिलीज करेंगे। और जब ये अपना कंटेंट रिलीज कर रहे हैं वो सारा आपका स्टमक के अंदर आ रहा है। और वही चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, दैट ऑल दिस कंटेंट विल गेट इनसाइड द स्टमक फ्रॉम द वॉल। हमें देखना ये कि वॉल में है क्या। वॉल में है यहाँ पे कुछ सेल्स, सो विल सी देम। यू हैव समथिंग लाइक योर parietal cell,
पैराइटल सेल जो आपके होते हैं, दे आर समथिंग विच आई विल बी फाइंडिंग इन द वॉल ऑफ द स्टमक. इनका काम होता है रिलीज करना आपका HCl एंड कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. सो पैराइटल सेल जो आपको मिलेंगे वॉल के अंदर, दे आर द वन हु आर गोइंग टू रिलीज द HCl एंड कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये आपका रिलीज करेंगे. उसके बाद यू कैन हैव समथिंग लाइक अ चीफ सेल. चीफ सेल नाम के भी सेल्स होते हैं आपके स्टमक वॉल के अंदर. ये जो सेल्स मेरे रहेंगे, इनका काम होगा रिलीज करना समथिंग लाइक योर पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड योर गैस्ट्रिक लैपेज. ये इन 3 चीजों को यहाँ पे रिलीज करेंगे. याद रखना, चीफ सेल्स आर गोइंग टू रिलीज माय पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लैपेज. और उसके बाद जो मेरा एक और सेल यहाँ पे है जिसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, दैट इज माय गॉबलेट सेल. इनको बोलेंगे हम यहाँ पे गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल जो आपका यहाँ पे होगा, वो आपका रिलीज करता है आपका म्यूकस. गॉबलेट सेल जो आपके होंगे, और ये सिर्फ स्टमक में नहीं मिलते, गॉबलेट सेल तो आपको पूरे इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं, पूरे GI ट्रैक्ट में आपको मिल जाता है. तो ये रिलीज करेगा आपका यहाँ पे म्यूकस. तो आपको तो पहले यहाँ पे ये समझना है या ये याद रखना है कि कौन क्या रिलीज कर रहा है. पैराइटल सेल HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे. चीफ सेल रिलीज करेंगे 3 टाइप के एंजाइम्स, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और आपका गैस्ट्रिक लैपेज. एंड गॉबलेट सेल आपका रिलीज करेगा यहाँ पे आपका म्यूकस. ये सब आपके वॉल पे लगे हुए हैं, ये सारे लोग आपके वॉल पे लगे हुए हैं और इन्होंने अपना कंटेंट रिलीज करना है स्टमक के अंदर. क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. देखो अभी लगेगा क्या, अभी तुम्हें क्या लगेगा ना कि यार एकदम से कई सारे नाम आ गए, बट वो नाम आएंगे और वो नाम बढ़ेंगे भी, राइट. बढ़िया, यू हैव टू स्लोली अंडरस्टैंड देम कि जब आपके नाम आ रहे हैं, ये आ कहां से रहे. पहले इतना देखो ये आ कहां से रहे और इनका काम क्या होता है. देन विल सी कि इनका बेसिकली काम क्या है यहाँ पे, राइट. सो ये आप यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो कुछ भी यहाँ पे आ रहा है उसका काम क्या है. सो आई विल एक्सप्लेन यू ओवर हियर ओनली. तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका जो HCl है या कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये आपका क्या करेगा. सो विल स्टार्ट विद द कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. कासल इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपका यहाँ पे है ना, इसका काम होता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. सो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये आपकी मदद करता है. सो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, याद रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ये चीज आपको याद रखनी है. कासल इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है, एक्चुअली में प्रोटीन है आपका, और ये क्या करेगा कि पुश करेगा या हेल्प करेगा कि विटामिन B12 आपके सेल के अंदर चला जाए. जब भी ये विटामिन आपके बॉडी के अंदर बनाया जाएगा, इसको आपको एब्जॉर्ब भी करना होगा, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए यू नीड टू हैव अ कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. इसके बगैर आप विटामिन B12 को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. और विटामिन B12 बड़ा ही जरूरी होता है आपके ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए. आपके जो बोन मैरो में जो आपके जो ब्लड सेल्स बनते हैं, वो बनाने के लिए विटामिन B12 का होना काफी जरूरी होता है. और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर इस चीज का ध्यान रखेगा कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो. तो ये एक चीज पहले तो आपको यहाँ पे समझनी है. आई विल गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर. एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि समझो मेरा यहाँ पे विटामिन B12 है, यहाँ पे लिखता हूँ. समझो मेरा यहाँ पे विटामिन B12 है यहाँ पे, और ये ऐसे ही घूम रहा है, ये ऐसे ही आपका इंटेस्टाइन में घूम रहा है. तो कासल फैक्टर क्या करेगा ना, और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, इसको जाके पकड़ेगा. सो आई जस्ट राइट ओवर हियर कासल इंट्रिंसिक फैक्टर CSF. ये जाके इसको जाके पकड़ेगा और उसके बाद इसको पकड़ के ये भेजेगा सेल के अंदर. तो ये चीज करना है आपके कासल इंट्रिंसिक फैक्टर ने, राइट. कासल इंट्रिंसिक फैक्टर ने ये काम करना है कि इसे पकड़ के वो भेजेगा सेल के अंदर. इसके बगैर आपका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन आप नहीं कर सकते. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. फिर हम देखते हैं कि आपके पास है यहाँ पे HCl आपके पास है और ये सारे एंजाइम्स हैं. सो विल स्लोली अंडरस्टैंड देम. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस थिंग ओवर हियर. अगर मैं बात करता हूं मेरे HCl की, तो HCl के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है. ये होता है आपका, इट विल हैव अ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट. इट विल हैव अ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपके खाने के साथ साथ कोई माइक्रोब्स अगर आपके पेट तक पहुंच चुके हैं, अगर आपके खाने के साथ साथ कोई माइक्रोब्स अगर आपके पेट तक पहुंच चुके हैं, तो उनको किल करेगा मेरा यहाँ पे HCl. और HCl ये कैसे करता है, बिकॉज अगर आपका HCl स्टमक के अंदर आ रहा है ना, तो आपके स्टमक का जो pH होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो pH आपका यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 2.
स्टमक के अंदर अगर आप पीएच काउंट करोगे देन इट इज गोइंग टू बी अराउंड, आपका कैपिटल आएगा, इज गोइंग टू बी अराउंड 2। तो काफी एसिडिक कंडीशन आपको स्टमक के अंदर मिलती है, और वो क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ द HCl। HCl आपका रीजन है जिसकी वजह से आपका जो पीएच होता है स्टमक के अंदर वो काफी लो होता है, और इतने लो पीएच के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव करेगा, कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आपके यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये इसका फायदा होता है, इट इज गोइंग टू हैव अ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, इट विल किल द बैक्टीरिया एंड द माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो भी होंगे उनको वो खत्म कर देगा। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, HCl का काम होता है आपका यहाँ पे कि ये एक्टिवेट करता है कई सारे एंजाइम्स को। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज द अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर। कि आपका जो एंजाइम्स है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ एंजाइम्स तो आपको दिख रहे हैं। एक आपका हो गया पेप्सिनोजन, एक हो गया प्रोरेनिन, और एक हो गया गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज को आप हटा दो। इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए HCl। इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए HCl। उसके बगैर आपका HCl, इस HCl के बगैर ये लोग एक्टिवेट नहीं हो सकते। ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके दिमाग में बिठानी है। HCl is required for the activation of these two enzymes. Without HCl, you cannot find them getting activated. क्या आपको यहां तक समझ आ रहा है जो आपको कराया जा रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. कभी भी लगे ना कि कभी भी अगर लगे ना, देखो कई बार ऐसा होगा कि समझने वाली बात नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि सर फास्ट जा रहे हैं, तो बता देना कि सर फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो हो जाओ, राइट? सो एट टाइम्स इट कैन हैपन, देन प्लीज लेट मी नो दैट। तो ये आपका यहाँ पे HCl के आप फिलहाल ये दो रोल आप याद रखो कि ये दो चीजें वो करता है। इट विल किल द माइक्रोब्स क्योंकि बड़ा ही लो पीएच यहाँ पे क्रिएट कर रहा है वो, और एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम्स को। सो पीएच में यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, पीएच आपके यहाँ पे हो जाता अराउंड 2। अब मैं उन एंजाइम्स का नाम लिखता हूँ, उन्हें मैं एक्टिवेट करूंगा। तो आपका यहाँ पे जो पेप्सिनोजन है आपका यहाँ पे, पेप्सिनोजन जो आपके पास यहाँ पे है, ये आपका कन्वर्ट होगा, ये एक्टिवेट होने के बाद बनेगा इनटू योर पेप्सिन। सो माय पेप्सिनोजन विल कन्वर्ट इनटू योर पेप्सिन, और इसे कर रहा है मेरा यहाँ पे HCl। ये कन्वर्जन आपका होगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द HCl। सो दैट्स वन थिंग। वैसे ही आपके यहाँ पे जो प्रोरेनिन आपका यहाँ पे है, प्रोरेनिन जो आपके पास यहाँ पे होगा, ये प्रोरेनिन आपका कन्वर्ट होगा इनटू रेनिन, दैट विल कन्वर्ट इनटू योर रेनिन, और ये भी आपका कन्वर्जन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर HCl। दिस विल आल्सो हैपन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द HCl। तो HCl ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहाँ पे कर रहा है। अब आप एक बात यहाँ पे समझ लो, प्रोरेनिन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, आप पेप्सिनोजन पे ध्यान दो। आपका जो पेप्सिनोजन होता है ये करता क्या? ये बेसिकली अल्टीमेटली आपका करेगा क्या? ये आपका जाके प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। इट विल गो एंड एक्ट ऑन द प्रोटीन, इट विल गो एंड एक्ट ऑन प्रोटीन। ये एंजाइम मेरा हो गया एक्टिवेट। देखो ये मेरा एंजाइम है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज अ एंजाइम विच हैज गॉट एक्टिवेटेड। ये हो गया यहाँ पे बिल्कुल रेडी। और अब ये क्या करेगा ना, इट विल गो एंड एक्ट ऑन द प्रोटीन, इट विल गो एंड एक्ट ऑन द प्रोटीन। और जैसे ये प्रोटीन पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू योर पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। सो प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है इनटू योर पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। इसको मैं वापस समझाता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या। आप सोचोगे कि यार ये क्या नाम वापस आ गया, पेप्टाइड पेप्टोन से। मैं समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, प्रोटीन जो होता है ना, समझिए प्रोटीन आपका एक बड़ा सा प्रोटीन आपका यहाँ पे, आपका पेप्सिनोजन क्या करेगा, आपका पेप्सिन क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा और आपके इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो आपका जो बड़ा सा जो प्रोटीन था उसके अब स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे बन गए। ये करता है मेरा यहाँ पे पेप्सिन, दैट इज समथिंग डन बाय माय पेप्सिन। सो पेप्सिन ने एक जो लार्ज प्रोटीन था मेरे यहाँ पे, लार्ज प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू योर व्हाट यू कॉल देम एज अ पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। इसमें आपने उसे बना दिया। तो ये अभी भी उस लेवल पे नहीं हुआ है डायरेक्शन कि आप एब्जॉर्ब कर सको, ठीक है, लेकिन आपने ब्रेक डाउन तो कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब यहां से ये चीजों को आप बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी, मैंने ये नहीं कह रहा कि आपका पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स को आपकी बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे, बट आई कैन श्योरली से कि इसने इसे ब्रेक डाउन तो कर दिया है। माय लार्ज प्रोटीन हैज बीन ब्रोकन डाउन ओवर हियर।
and now I have peptide and peptones which have been formed, and this all has happened because of the pepsin. और pepsin मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है because of your HCl. Because of your HCl मेरा pepsin यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है. तो क्या इतना कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this part clear to all of you कि मेरा pepsin यहाँ पे क्या कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कभी भी कुछ लगे तो बता देना, so that I'll repeat that thing. ठीक है? That is something I'll be finding happening over here. Now, after this, what you have to understand ना, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? काम आपके प्रोरेनिन का. अब एक चीज याद रखना कि प्रोरेनिन की जब भी मैं बात करता हूँ ना, आप एक चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि इसका काम होता है अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट टू रेनिन, और जिसका जो काम होगा इट विल हेल्प इन द मिल्क प्रोटीन डायजेशन. तो ये बेसिकली आपका हेल्प करता है इन योर मिल्क प्रोटीन डायजेशन. इसका काम रहेगा यहाँ पे मिल्क प्रोटीन डायजेशन. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब हम बात करते हैं मिल्क प्रोटीन डायजेशन की यहाँ पे, तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि आपके बॉडी के अंदर फिलहाल आपके स्टमक के अंदर प्रोरेनिन आपको नहीं मिलेगा. आपके बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर फिलहाल प्रोरेनिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको देखने के लिए मिलता है सिर्फ आपको यंग इंडिविजुअल्स के अंदर. मतलब 10 साल से कम के बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर आपको प्रोरेनिन मिलता है, राइट? जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा इनटू रेनिन, और रेनिन में कन्वर्ट होने के बाद ये एक्ट करेगा मिल्क प्रोटीन के ऊपर. जो भी आप दूध पी रहे हो उसमें जितना भी प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करेगा. ठीक है? लेकिन आपके अंदर ये आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज जैसे कि मैं आपको मेंशन कर चुका हूं, ये एंजाइम आपको मिलता है 10 से 11 साल तक की उम्र तक ही आपको मिलेगा आपके बॉडी के अंदर. उसके बाद आपकी बॉडी ये एंजाइम बनाना बंद कर देती है. इट विल स्टॉप मेकिंग दिस एंजाइम. तो इसका मतलब ये भी है कि आप कितना भी मिल्क पियो, मिल्क में से आपको कैल्शियम मिलेगा, आपको फैट मिलेगा, बट प्रोटीन का डायजेशन आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी उस मिल्क में से. क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है? कोई क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. कोई भी क्वेश्चन रहेगा देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन आप बिल्कुल पूछ सकते हो. तो ये एक और कंपोनेंट आपको ऐड करना है. सो विल सी ओवर हियर, विल सी ओवर हियर यहाँ पे ये होता क्या. सो अभी तक हमने क्या देखा ना, अभी तक हमने देखा कि यार पेप्सिडोन यहाँ पे क्या करता है, और हमने थोड़ा सा देखा कि मेरा यहाँ पे प्रोरेनिन कन्वर्ट हो रहा है रेनिन के अंदर, एंड नाउ दिस रेनिन विल एक्ट ऑन द मिल्क प्रोटीन. ये हमने यहाँ पे समझा. अब इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे कि यार ये रेनिन कैसे एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन के ऊपर. ठीक है? अच्छा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज. नॉट दिस, आपने सुना होगा, पता है कई सारे एथलीट्स होते हैं जो प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं. अगर आपने किसको देखा होगा यार फैमिली, Yes, sir. so they use protein Yes, sir. powder, they use something like a whey protein. अगर they use something like a whey protein, Yes. they use something like a casein. एक केसिन नाम का भी प्रोटीन होता है आपका, केसिन होता है, वे प्रोटीन होता है, ये लोग वो लोग यूज करते हैं. अब ये जो होता है ना, ये जो प्रोटीन आपका होता है ना, जो आपको मिलता है एज अ सप्लीमेंट, ये बेसिकली मिल्क में से निकाला जाता है. ये मिल्क में से निकाला जाता है, बट इसको बनाया इस तरीके से जाता है कि आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है? आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगी, उस तरीके से बनाया जाता है, और इसे आप फिर यूज करते हो फॉर द मसल बिल्डिंग के लिए. सो प्रोटीन इज गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल फॉर मसल बिल्डिंग, और ये आप मार्केट में आपको मिल जाता है, राइट? एंड इट इज बीन मेड इन सच अ वे कि आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है? क्योंकि नेचुरली तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं सकती, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये रेनिन कैसे काम करता है. अगर आपको यहां तक क्लियर है देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां पर हम समझेंगे कि रेनिन कर क्या रहा है. ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग कि यहां तक आपको चीजें ठीक लग रही है. देन विल अंडरस्टैंड एटलीस्ट एक दो स्टेप हम समझते हैं कि रेनिन कैसे काम करेगा. विल सी दैट, राइट? लेट्स स्टार्ट ओवर हियर. आपका यहाँ पे प्रो रेनिन आपका यहाँ पे होगा. सो लेट्स से यू हैव अ प्रो रेनिन. ओके, you have a pro-renin which will convert into renin, and let's see what will happen. So let me start with a direct renin over here. समझो आपका रेनिन यहाँ पे बन चुका है. समझो आपका रेनिन यहाँ पे बन चुका है. अब ये करेगा क्या? It will start acting on the milk protein. It will start acting on the milk protein. जो मिल्क प्रोटीन जिसके ऊपर वो एक्ट करेगा ना, वो होगा यहाँ पे आपका केसिन. It will start acting on the milk protein known as the casein. तो एक केसिन के ऊपर जाके एक्ट करेगा यार. इट विल गो एंड एक्ट ऑन द केसिन. या फिर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, या फिर मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से. लेट मी राइट इट डाउन इन डिफरेंट वे. सो आपका जो मिल्क प्रोटीन यहाँ पे होगा वो आपका होगा यहाँ पे आपका केसिन. सो यू
विल हैव अ केसिन ओवर हियर। एक दो स्टेप भी बताऊंगा, फिर हम रैप अप कर लेंगे। और ये जो केसिन होगा ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू पैराकेसिन, इनटू योर पैराकेसिन, एंड दैट इज समथिंग डन बाय योर रेनिन। ये आपका रेनिन यहाँ पे करेगा। तो रेनिन ने आपके केसिन को कन्वर्ट करना इनटू पैराकेसिन, ये आपका पहला स्टेप यहाँ पे आ जाता है। सो केसिन क्या आपका, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी मिल्क प्रोटीन। ये आपका मिल्क प्रोटीन, और ये सब आपका हो रहा है बच्चों के अंदर, ठीक है। याद रखना ऑपोजिट, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द किड्स, नॉट इन यू। सो दैट विल हैपन, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन। अब क्या होगा, आपका जो पैराकेसिन यहाँ पे है ना, ये कंबाइन करेगा कैल्शियम आयंस के साथ। आपका जो पैराकेसिन यहाँ पे बना है ये कंबाइन कर स्टमक के अंदर, ये सब आपका हो रहा है स्टमक के अंदर। दिस विल कंबाइन विद सम कैल्शियम आयंस जो स्टमक के अंदर होंगे, और उससे बनेगा आपका कैल्शियम पैराकेसिनेट। उससे बनेगा आपका यहाँ पे कैल्शियम पैराकेसिनेट। मैं बस चाहता हूं कि आप इतना ही याद रखो फिलहाल के लिए। आई डोंट वांट कि तुम्हें हद से ज्यादा नाम आज के दिन ही याद रखने पड़े। सो पैराकेसिन विल कंबाइन विद द कैल्शियम आयंस एंड विल गिव राइज टू माय कैल्शियम पैराकेसिनेट को ये बना के देगा। ये जब बनता है इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो आप, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले इतना याद रखो। क्या क्या मिल्क प्रोटीन यहाँ पे था, उसके ऊपर आके ऐड किया मेरे रेनिन ने, राइट। रेनिन will convert this casein into paracasin, and now this paracasin will combine with calcium ions and will convert into your, ये convert होके बनाएगा मेरे यहाँ पे calcium paracasinate। एक बार आपका ये यहाँ पे बन गया, once आपका बन गया, then इसको आप और भी आगे ब्रेक डाउन कर सकते हो। लेकिन क्या आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे यहाँ पे कैल्शियम पैराकेसिनेट कैसे बना? Yes, sir. Yes, sir. राइट। देखो नए नए नाम है, कई सारे नाम नए हैं, लेकिन आपको आराम से उन्हें पढ़ना, आराम से उन्हें आपको समझना है। विल टेक ऑल द टाइम अंडर द सन टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। मैं बस ये चाहूंगा कि आज के डेट के अंदर आप यहाँ तक जो स्लाइड आपको कराई गई वो आप समझ लो, दैट्स इट। ये स्लाइड को अगर आप इग्नोर करते हो, मैं इसे कल वापस आपको बता दूंगा कि यहाँ पे एक चीज क्या हुई। याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद तभी कोई बात नहीं, लेकिन इतना आप याद रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कि HCl आपका पेप्सिन को कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन के अंदर, प्रो रेनिन को ये कन्वर्ट करेगा इनटू योर रेनिन। दैट इज वन थिंग, दैट इज अ फन वन थिंग यू हैव टू नो। एंड रेनिन क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन द मिल्क प्रोटीन, और पेप्सिन जो है वो आपके नॉर्मल प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू योर पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। इतना आपको इसके अंदर याद रखना है, राइट। और HCl का काम होता है एक तो मैक्रोस को किल करेगा, इतना इतना लो pH है इसलिए तो वो किल हो ही जाएंगे, और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो अगर मेरा HCl नहीं आता ना, एक बात समझो यहाँ पे, अगर मेरा किसी रीजन से HCl नहीं आता, देन मेरा प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरा HCl आ नहीं रहा, देन यहाँ पे मेरा प्रोटीन डाइजेशन हो नहीं पाएगा। आई थिंक दैट मेक्स सेंस फॉर यू। समझ आ रहा है? अगर मेरा HCl आएगा नहीं ना कहीं से भी, अगर मेरा HCl किसी रीजन से अगर नहीं आ रहा स्टमक के अंदर, देन मेरा प्रोटीन डाइजेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब एक्टिविटी नहीं होंगे। ये सब जो है मेरे यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे यहाँ पे एंजाइम्स है, ये अगर एक्टिवेट होते ही नहीं है, देन मेरा प्रोटीन डाइजेशन तो होने ही नहीं वाला। और अगर मेरा HCl नहीं आता किसी रीजन से, सोचो ऐसा इमेजिन कर लो कि स्टमक में HCl बन ही नहीं रहा, देन श्योरली मेरा प्रोटीन डाइजेशन मेरा स्टमक के अंदर रुक जाएगा। क्या ये वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We'll see this statement again. See, these are the very key important things which you have to understand slowly. So I hope this slide is clear to you कि कहाँ से क्या बन रहा है, that is something clear to you. विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए आपको चाहिए आपका कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, और उसके बाद याद रखना कि ये वाला स्लाइड में जो भी हमने मेंशन किया ये आप याद रख लो, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, देन विल स्लोली स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट, ठीक है। एक बार आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना पूरे तरीके से, देन क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे इसमें। और क्या होता है पता है, इस चैप्टर में से या इस पोर्शन में से कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो लोग बना के पूछते हैं। वो लोग बोलेंगे कि क्या होगा अगर गॉबलेट सेल नहीं आया, तो क्या होगा अगर गॉबलेट सेल काम नहीं कर रहे, तो देन यू शुड नो क्या म्यूकस नहीं आएगा। व्हाट विल हैपन इफ द पैराइटल सेल स्टॉप वर्किंग, देन यू शुड नो कि मेरा HCl यहाँ पे नहीं आएगा। और दे कैन आस्क यू व्हाट विल हैपन टू द विटामिन B12 इफ द पैराइटल सेल आर नॉट वर्किंग, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि मेरा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा, तो ये भी मेरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर बाय फार, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी, देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा आरुषि कुछ कह रही है, सर कर तो रही है हमारी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट, तो
प्रोटीन, हाँ आपकी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट कर रही है, लेकिन वो स्टमक में नहीं हो रहा, वो इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। आपके बॉडी में जो भी आपका प्रोटीन डाइजेशन जो आपका हो रहा है ना, वो आपके पैंक्रियास से जो एंजाइम्स आ रहे हैं वो कर रहे हैं, स्टमक में प्रोरेनिन नहीं कर रहा, राइट। और प्रोटीन जब मैं कह रहा हूं तो मैं मिल्क प्रोटीन की बात कर रहा हूं। जब मैंने बोला कि आपकी बॉडी में मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, तो मैं मिल्क प्रोटीन की बात कर रहा हूं, राइट। तो आप जब मिल्क कंज्यूम करते हो उसमें जो प्रोटीन होता है वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नहीं है यहाँ पे आपका प्रोरेनिन, राइट। उसके अलावा जो भी प्रोटीन आप कंज्यूम करें वो सारा आपका डाइजेस्ट होगा, और वो डाइजेस्ट होगा आपका स्टमक भी करेगा, और इवन यू हैव एंजाइम्स कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियाज एज वेल, दे विल आल्सो हैव अ रोल टू बी प्लेड इन द प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, आई होप आरुषि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर है। Yes, sir. ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, सो विल कीप इट अप टू हियर ओनली, यहाँ तक हम लोग इसे रखेंगे, वी वोंट गो बियॉन्ड दिस। ठीक है, so if you any one of you has any kind of questions right now, then please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास सर विटामिन कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? एक सेकंड बेटा, बताइए बेटा, बोलिए। विटामिन